Hello friends, welcome to the first chapter of class 9 sources of history of history subject। तो ये सेकंड वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को फर्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो इस वीडियो में मैं सेकंड पेज से कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ। वो ये है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले एक टेक्स्ट बुक जो है हिस्ट्री का ओपन करिए। जो पेज मैंने ओपन किया है उसे ओपन करके मैं जो रीड करती हूँ, जब अंडरलाइन करने के लिए कहती हूँ तब आप भी अंडरलाइन करते जाइए। और इन केस आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीन पे पीडीएफ शेयर किया है। आप वीडियो पॉज करके जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैं कहती हूँ उसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। Among the print media, the information contained in the annual issues of the Publications Division of the Government of India is authentic and trustworthy. For example, the Information and Broadcasting Department published India 2000 and annual reference book. This reference book is created under Research, Reference and Training Department. इस पैराग्राफ में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो ये है कि जो प्रिंट मीडिया थी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो पहले से ही थी। तो इन्होंने क्या किया, एनुअल इश्यूज़ को पब्लिश किया। तो इसके लिए पब्लिकेशन डिवीज़न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता था। और ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन और रियल। तो इस पर लोग भरोसा करते थे। ये जो पब्लिश किया करते थे, साल भर में जितने भी मेजर इश्यूज़, मेजर इवेंट हुआ करते थे, ये इन्हें पब्लिश करते थे और लोग इन पर भरोसा भी करते थे। तो उसी की तरह एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ने इंडिया 2000 बुक को पब्लिश किया था, जो एनुअल रेफरेंस बुक था। और ये रेफरेंस बुक रिसर्च, रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत बनाया गया था। तो हमने इसे देख लिया है। अब देखते हैं कि आखिर ये बुक इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, इतना हेल्पफुल क्यों था। तो यहाँ पर ग्रीन लाइन से अंडरलाइन किया गया है, मैं इसे रीड कर रही हूँ। इट कंटेन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड, its people, national emblems, political system, defense, education, cultural events, and an account of the developments in the fields of science and technology, environment, health and family welfare, social welfare, media of mass communications along with basic data related to economics, finance, planning, agriculture, water conservation, rural development, food and civil supplies, energy, industries, trade and commerce, transport, communication, labor, housing, laws and statutes, youth and sports departments, etc. तो ये बुक जो थी, ये बुक हिस्ट्रियंस के लिए, जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो मॉडर्न इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जो हिस्ट्री लिख रहे थे, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बुक थी। क्यों? क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन, ये जो भी मैंने अंडरलाइन किया है, ये सारे इन्फॉर्मेशंस इन बुक से, इस रेफरेंस बुक से उनको मिला, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गया था। तो अब उसे पढ़ने के बाद आ जाते हैं हम लोग हमारे अगले टॉपिक पोस्टेज स्टैम्प पर। तो व्हाट इज़ पोस्टेज स्टैम्प्स, ये क्वेश्चन तो सबसे पहले पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं पोस्टेज स्टैम्प क्या होता है। द पोस्टेज स्टैम्प्स डोंट रिवील एनीथिंग ऑन देयर ओन, येट अ हिस्ट्रियन मेक्स देम स्पीक। There have been several changes in postage stamps since India became independent. Postage stamps reveal a lot to us about changing times due to variety in the size of the stamps, the novelty in their subjects and color schemes. तो postage stamp क्या होता है? एक स्टैम्प की तरह होता है जो हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं। जैसे कि एक ब्लैंक पेपर यूज़ कर रहे हैं कोई लेटर लिखने के लिए, तो उस लेटर को अगर मुझे किसी गवर्नमेंट बॉडी के पास देना है, तो ब्लैंक लेटर तो
इतना ज़्यादा मान्यता रखता नहीं है। तो उसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए कि ये ऑथेंटिक है, हम लोग पोस्टेज स्टैम्प यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये होता है पोस्टेज स्टैम्प। तो पोस्टेज स्टैम्प खुद में तो कुछ रिवील नहीं करता है, लेकिन हिस्ट्रियंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि पोस्टेज स्टैम्प जो है, हम लोग देखते हैं कि समय के हिसाब से और टाइम के हिसाब से पोस्टेज स्टैम्प जो है चेंज होता गया, उसका साइज़ चेंज होता गया, उसका कलर चेंज हुआ, फिर उसमें जो थीम या जो चित्र थे उसके अंदर वो चेंज हुए। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा उन समय की स्थिति और या फिर टाइम, थीम जो भी हुआ करता था उन चीज़ों को दर्शाता है, जो बहुत ही हेल्पफुल होता है एक हिस्ट्रियन के लिए। The postal department issues postage stamp on a wide variety of themes like political leaders, flowers, animals, birds, an event, or the silver, golden, diamond jubilees or centenary, bicentenary, ठीक है, tercentenary of different events. It is therefore a valuable repository of history. तो जैसे पोस्टेज स्टैम्प पर जो है पोस्टल डिपार्टमेंट क्या क्या करता था, काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स के फ़ोटो लगा देते थे जो उस समय थे, फ्लावर्स के फ़ोटो लगाते थे, एनिमल्स के लगाते थे। जैसे अगर किसान प्रोत्साहन के लिए कुछ मूवमेंट चला है तो किसान की फ़ोटो लगा देते थे खेत में काम करते समय। तो ये उनके लिए, हिस्ट्रियंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता था। अब अगला जो है डू यू नो वो देख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, द इंडियन गवर्नमेंट इशूड द जाल कूपर स्टैम्प इन 1977। ठीक है, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है इन्होंने जाल कूपर स्टैम्प, ये एक पोस्टेज स्टैम्प है, इसे इशू किया था 1977 में। आपके पास क्वेश्चन बन चुका है, इसे नोट करिए कि व्हेन वॉज जाल कूपर स्टैम्प इशूड। तो उसका आंसर है इन 1977। जाल कूपर वॉज एन इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिलेटलिस्ट। जाल कूपर जो हैं, जाल मानिक जी कूपर, ये एक फिलेटलिस्ट थे, इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिलेटलिस्ट जो इंडिया के थे। दैट इज़ एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। फिलेटलिस्ट कौन होते हैं? वो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पोस्टेज स्टैम्प्स के एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ होते हैं। ये जो है एक पारसी फैमिली में बॉर्न हुए थे मुंबई में, और इन्होंने इंडिया के स्टैम्प जर्नल को एडिट किया था। He was the founder of the first philatelic bureau in India, an office that collected stamp. तो इन्होंने इंडिया में सबसे पहला ब्यूरो खोला था, फिलेटलिक ब्यूरो। और ये क्या करता था, ये ब्यूरो क्या काम किया करता था, ये पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करता था। ही फाउंडेड द एम्पायर ऑफ इंडिया फिलेटलिक सोसाइटी। ठीक है, इन्होंने इस एम्पायर ऑफ इंडिया फिलेटलिक सोसाइटी को फाउंड किया था। आप इसे अंडरलाइन कीजिए जैसे मैंने अभी किया है। व्हाट डिड जाल कूपर फाउंडेड, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, ही वेंट ऑन टू राइट मैनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, मतलब पोस्टेज स्टैम्प्स के एक्सपर्ट थे तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे बुक्स उन्होंने लिखे। ही गेव अ साइंटिफिक बेंट टू हिज हॉबी। उनको पोस्टेज स्टैम्प कलेक्ट करना बहुत ही अच्छा लगता था, तो उन्होंने उस पर इतना ज़्यादा फोकस किया कि उसे एक साइंटिफिक बेंट दे दिया, मतलब उसे एक सब्जेक्ट के रूप में बना दिया। ही प्लेड अ pivotal role in taking the study of Indian postage stamp to international level. इन्होंने इंडियन पोस्टेज स्टैम्प, डाक टिकट के स्टडी को इंटरनेशनल लेवल पर ले गई है। हैविंग स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टेज स्टैम्प कलेक्टर, कूपर अचीव द एक्सपर्टाइज ऑफ अ फिलेटलिस्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। इन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया था पोस्टेज स्टैम्प कलेक्टर से। ये पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करते थे और उस काम को करते करते आज मतलब उस समय वो उस विषय में, उस कार्य में विशेषज्ञ बन चुके थे। ठीक है,
The postage stamp on Jal Cooper is an important source to understand his significant contribution to this field. तो जो postage stamp जाल कूपर ने कलेक्ट किए देखे, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है पोस्टेज स्टैम्प कलेक्शन के फील्ड में। तो ये वाला जो डू यू नो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 बार रीड करिए इसे अभी के अभी, वीडियो पॉज करके। अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो 3 बार तो ज़रूर इसे रीड करिए, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है? अच्छे मार्क्स ले आना, ताकि कहीं भी एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आए, और नॉलेज के लिए भी आप पढ़िए, ठीक है। मटेरियल सोर्सेस, अब पोस्टेज स्टैम्प के बाद मटेरियल सोर्सेस पढ़ते हैं हम लोग। जो पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, उस चैप्टर का नाम क्या है? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हमने देखा रिटन सोर्सेस, रिटन सोर्सेस में न्यूज़पेपर आया, पीटीआई आया, पोस्टेज स्टैम्प आया। अब पढ़ रहे हैं मटेरियल सोर्सेस के बारे में। तो एक वेब मैप जो है तैयार करते जाइए दिमाग में, क्या पढ़ रहे हैं ये कभी मत भूलिए। अपने मतलब जो बेस है जहाँ से आपने शुरू किया था, वहाँ से सब अटैच करते करते आगे बढ़िए। बहुत ही आसान है, बाकी आगे के एक्सप्लेनेशन के लिए तो मैं हूँ ही, ठीक है। मटेरियल सोर्सेस, द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड अमंग द फिज़िकल सोर्सेस। फिज़िकल सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस दोनों एक ही है, नाम अलग है, ठीक है। मटेरियल सोर्सेस में क्या क्या इंक्लूडेड है? कॉइन्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, थिंग्स इन डेली यूज़, रॉयल सील्स, ऑर्नामेंट्स, म्यूजियम्स, क्लोथिंग, मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो सिमिलरली जैसे यहाँ मटेरियल सोर्स के बारे में दिया गया है, वैसे यहाँ पर आपको रिटन सोर्सेज के बारे में दिया गया था। मैंने क्या कहा था? इसे अपने नोटबुक में लिखिए और अपने टेक्स्ट बुक में मार्क करिए। तो सिमिलर चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। अपने नोटबुक में इसे, इस वेब डायग्राम को लिखिए अच्छी हैंडराइटिंग में, बॉक्सेस बना करके, और अपने टेक्स्ट बुक में इसे मार्क करिए, एक बार रीड करिए। तो मटेरियल सोर्सेस में हमारे पास कॉइन्स हैं। आइए अब हम कॉइन्स पे आते हैं। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड द चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट्स इन, इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई, ठीक है। हम लोग जो है सिक्कों के अध्ययन से इतिहास का पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब कि जो कॉइन्स हैं, अगर उन्हें आप देखिए तो आपको शुरुआत से लेकर के अब तक के कॉइन्स में बहुत ही बदलाव दिखेगा। वो जिस मेटल से बना करते थे उसमें बदलाव दिखेगा, उसमें जो डिज़ाइन था उसमें बदलाव दिखेगा, उसमें जो थीम था वो भी बदला हुआ आपको लगेगा। तो वो समय के हिसाब से जो करंट में दिखता है उसी टॉपिक पर बनता है। तो अगर उस टॉपिक पे वो बन रहा है, तो अभी अगर मान लीजिए इंडिया डिजिटल हो जाए, इस टॉपिक पर थीम बना करके कॉइन पे हमने वो लिख दिया, तो जब आगे के आने वाले जनरेशन्स उस कॉइन को देखेंगे तो उस समय तो इंडिया डिजिटलाइज हो चुका होगा, अब काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइज हो चुका है। तो उनको उस कॉइन से ये पता चलेगा कि अच्छा इस समय ये थीम था, मतलब लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि हमें इंडिया को डिजिटलाइज करना है, मतलब उस समय इंडिया डिजिटलाइज नहीं हुआ था। जैसे कि यहाँ पर आप एक कॉइन देख रहे हैं, यहाँ किसान को प्रोत्साहन देने के लिए खेती का जो ये कौन सा उपज है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर रखा गया है। ये शायद धान है या फिर मक्का है, कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं कॉइन्स के ऊपर। कॉइन्स जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमने कॉइन्स में देखा है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसे छापता कौन है? कॉइन्स को और नोट्स को हमारे इंडिया में कौन पब्लिश या कौन प्रिंट करता है? आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने अंडरलाइन किया है, आप भी अंडरलाइन कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए, ठीक है। द कॉइन्स फ्रॉम 1950 to those used at present, the metals used for making them, their different shapes,
The diversity of subjects on them together help us to understand the important contemporary issues in India. यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया. Example, coins to convey the message of population control and coins communicating the importance of agriculture and farmer. तो ये जो पर्टिकुलर कॉइन है ये आपको बता रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर्स और एग्रीकल्चर के बारे में. तो ये देखिए थीम था. ठीक है, अब पढ़ते हैं म्यूज़ियम के बारे में. म्यूज़ियम जो है एक और मटेरियल सोर्स है. अब म्यूज़ियम के बारे में पढ़ते हैं. All states of India have museums that depict the characteristics and display the cultural and social heritage of the state. म्यूज़ियम में क्या होता है सब जानते हैं. ऐतिहासिक चीज़ जो है, ऐतिहासिक चीज़ों को रखा जाता है, संभाला जाता है. लोग वहाँ पर्यटक वहाँ जा कर के देखते हैं. ठीक है, वहाँ पर कॉइन्स, नोट्स, लैंप, नट क्रैकर्स, डिफरेंट शेप के क्रिकेट इक्विपमेंट को रखा जाता है. तो म्यूज़ियम का यही काम है. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सारे स्टेट्स के खुद का अपना एक म्यूज़ियम होता है. महाराष्ट्र का एक अपना होगा, उत्तर प्रदेश का अपना होगा, मध्य प्रदेश का अपना होगा, गुजरात का खुद का अपना होगा. तो दे अनेबल अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. म्यूज़ियम के जो चीज़ें हैं, जो वहाँ पर रखे गए सामान हैं, उनको देखकर हम लोग इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं. जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम एट मुंबई. यहाँ पर मुंबई में एक म्यूज़ियम है, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम. यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है. फटाक से इसे अंडरलाइन कीजिए, इस स्टेटमेंट को अपने नोटबुक में लिखिए. यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, मुंबई में कौन सा म्यूज़ियम है. तो छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम. या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम कहाँ पर है, मुंबई में, ये आप बता सकते हैं. हर स्टेट का अपना खुद का गवर्नमेंट म्यूज़ियम तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ लोग अपना प्राइवेट म्यूज़ियम भी खोलते हैं, जिसमें अलग अलग शेप के क्रिकेट इक्विपमेंट, लैंप, कॉइन्स, नोट्स, ये सब रखे जाते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे ओरल सोर्सेज के बारे में. तो ओरल सोर्सेज इंक्लूड फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, प्रोवर्ब्स, बैलेड्स एंड ओविस. ठीक है, तो हमने अभी तक रिटन सोर्सेज के बारे में पढ़ा, जिसमें न्यूज़पेपर था, प्रिंट मीडिया और काफ़ी सारे रेफरेंस बुक्स थे. फिर मटेरियल सोर्सेज, जिनमें हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा, म्यूज़ियम के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ रहे हैं ओरल सोर्सेज के बारे में, जिसमें इंक्लूड किया गया है फोक टेल्स, फोक सॉन्ग. फोक टेल मतलब कि जो गांव में आपकी दादी ने कभी आपको कहानी सुनाया होगा, ये होता है फोक टेल. और फोक सॉन्ग मतलब आपने गांव में कभी गांव के संगीत को सुना होगा, वो होता है फोक सॉन्ग. हर एक स्टेट में उनके भाषा में खुद का फोक सॉन्ग होता है, तो वो एक ओरल सोर्स है. प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स मतलब कि जो कहावतें हैं, जैसे कि आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा. तो फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, फूटी कौड़ी क्या होता है पता है आपको. फूटी कौड़ी जो है उस समय का पैसा हुआ करता था, उस समय का रुपया हुआ करता था अपने इंडिया में. 16 आने सच. तो जब आने के सिस्टम चलते थे तब 16 आने सच ये बोला जाता था. ठीक है, तो ये होता है पाई पाई का हिसाब रखना. ये भी एक और है. तो मुझे सब याद आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ. पाई पाई का हिसाब रखता हूँ. तो पाई पाई क्या होता है, ये भी हमारा जो रुपया है वो पहले पाई भी हुआ करता था. मैं आपको बताती हूँ, वो रुकिए. पहले कौड़ी हुआ करता था, फूटी कौड़ी, दमड़ी, पाई, आने, रुपया, पैसा. ठीक है, तो ये हमारे पैसे का इतिहास है. तो ये तो मान लो पैसे का इतिहास है, तो ये किस में जाएगा, मटेरियल सोर्स में जाएगा. लेकिन उन पैसों से जो प्रोवर्ब्स बने थे, जो मैंने आपको बताया, मैं पाई पाई का हिसाब रखता हूँ, तो पाई पाई का हिसाब रखता हूँ एक प्रोवर्ब है. इससे क्या पता चलता है, उस समय के पैसे, उस समय के मनी
के बारे में हमें पता चलता है। तो ये क्या होता है, ओरल सोर्स। ज़रा भी कंफ्यूज मत होइएगा। बैलेट्स, ओविस। ओविस क्या होता है, मराठी वर्सेस होते हैं, मतलब जैसे कि प्रो अब मैंने आपको बताया तो मराठी भाषा में होता है, ठीक है। एक्टिविस्ट वर इंस्पायर्ड बाय द पोवाडास ऑफ लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे एंड शाहीर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के समय लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे और शाहीर अमर शेख ने कुछ पवाडास गाए थे, जो काफ़ी ज़्यादा इतिहासकारों के लिए, जो इतिहास लिखते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि उस समय जो भी हुआ करता था वो उन्होंने उस सॉन्ग में, उस पवाडा में उसे इंक्लूड किया है। तो उसके बारे में हमें पता चलता है। बहुत सारे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स जब आप सुनते हैं, मेरी देश की धरती, ये सब जब गाना आप सुनते हैं तो आपको उस गाने में पता चलता है कि एक्चुअली में हुआ क्या करता था। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये सब गाना आप सुनिए और इतिहास को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब आ जाते हैं पिंक बॉक्स पे। यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी आप खुद से करिए। अब पढ़ते हैं हम लोग ऑडियो विजुअल सोर्सेज के बारे में। फिर से एक बार माइंड मैप बनाते हैं हम लोग। याद करिए, सबसे पहले रिटन सोर्सेज पढ़ा था हमने, फिर हमने पढ़ा मटेरियल सोर्स, फिर हमने पढ़ा ओरल सोर्स, अब हम पढ़ रहे हैं ऑडियो विजुअल सोर्सेज। टेलीविज़न, फिल्म्स, इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया। ऑडियो विजुअल मीडिया क्या होता है, जो हम सुन अथवा देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को, मतलब ये स्टेटमेंट को अंडरलाइन करेंगे। जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो लिख लीजिए। मैनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविज़न चैनल्स ऑल्सो कम अंडर दिस हेड। बहुत सारे फॉरेन टेलीविज़न चैनल, जैसे हमारा दूरदर्शन किसान हो गया, डीडी नेशनल हो गया और डीडी रेट्रो हो गया, ये सब जो है बहुत ही पुराने चैनल हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा रोल रखते हैं हमारे हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल, ये सब भी हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। यही नहीं, इतिहास से रिलेटेड कुछ मूवीज़ जो हैं या फिर जो सीरियल्स आते हैं, जैसे एक पहले आता था चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता था, ठीक है। तो वो जो है ऑडियो विजुअल सोर्सेज में इंक्लूड होते हैं, कहने का मतलब ये है मेरा। अब आते हैं हम लोग FTII पे, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एट पुणे। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इसे अंडरलाइन कीजिए यहाँ तक। यहाँ पर क्या लिखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब स्टार्ट किया था FTII, 1960 में। कहाँ स्टार्ट किया था, पुणे में, विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन, ठीक है। उन्होंने किस पर्पस से स्टार्ट किया था, विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन। एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंडियन न्यूज़ रिव्यू हैज़ प्रोड्यूस्ड various news reels on important events in politics, social issues, art, sports and culture। बहुत से जो है इंडियन न्यूज़ रिव्यूज़, ये जो है क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे न्यूज़ रील्स, बहुत से टॉपिक पर, इवेंट्स पर, जो दंगे फसाद उस समय हुआ करते थे उसका न्यूज़ रील बना करके, या स्पोर्ट्स जो हुआ करता था, या जो कला हुआ करते थे, जैसे नृत्य कला, चित्रकला, तो इन्हें भी टीवी पर दिखाया जाता था। पहले के टीवी में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। अगर आप टीवी का इतिहास देखना चाहते हैं तो जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, टीवी ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल कैसे बना, इसका भी इतिहास आप लोगों को मिलेगा। दिस डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स, ऑन people who have made major contributions for the country and about important locations in India। FTII ने क्या काम किया था, तो FTI ने क्या काम किया था, जैसे मैं पूछ रही हूँ वैसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए।
नई टेक्स्ट बुक है तो लिख लीजिए, बार बार बताना ना पड़े मुझे। तो इसे आप लिखिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि FTII क्या काम किया करता था, तो इस FTI ने क्या किया था, प्रोड्यूस किया था बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री। ऑन विच टॉपिक? ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स, ऑन पीपल हु हैव मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द कंट्री। जो लोग हमारे, जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, मंगल पांडे जी हो गए, तो इन्होंने जो भी कार्य किया है, इनके कार्य को दर्शाने के लिए इनके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज बना करके टीवी में दिखाया जाता था। दीज न्यूज़ रिलीजेज एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर यूज़फुल फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये जो न्यूज़ रिलीज़ हुआ करते थे, जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हुआ करते थे, आज या जिस समय इतिहास लिखा जा रहा था, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर किसी को जानना है कि उस समय क्या हुआ हुआ था, तो वो इसे रेफ़र कर सकते हैं। आगे आते हैं। टिल नाउ वी हैव सीन सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हाँ, हमने क्या क्या देखा? रिटन सोर्स, ओरल सोर्स, मटेरियल सोर्स, ऑडियो विजुअल सोर्स, ठीक है। तो ये सब देखा, यही चीज़ यहाँ लिखी गई है। द टाइम्स इन द 21st century आर चेंजिंग सो रैपिडली दैट इवन दीज सोर्सेज विल prove to be inadequate. However, new sources are coming forth. For example, during the transformation from landline telephone to cell phones, a gadget called pager came up for contacting people. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पहले के समय पर न्यूज़पेपर हुआ करता था, या फिर जो भी कुछ हुआ करता था, ओरल सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज, वो अब इनएडिक्वेट प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि अब समय इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। जब लैंडलाइन से लोग सेल फ़ोन यूज़ करते थे, तो उसके बीच में, उस समय के बीच में एक नया गैजेट आया था जिसका नाम था पेजर। ये क्या काम किया करता था? लोगों को कांटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता था। बट इट डाइड आउट एज क्विकली एज इट हैड कम अप। द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज़ यूज्ड फॉर स्टडिंग हिस्ट्री, बट द ट्रूथ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी वेरीफाइड। पेजर आया था, लेकिन पेजर ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, ठीक है। नाउ इट हैज़ बिकम कंपैरेटिवली ईजी टू स्टडी हिस्ट्री विद द ऑल दीज सोर्सेज। ये सारे सोर्सेज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, हम इनसे हिस्ट्री काफ़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। As these sources are from the contemporary period, they are easily available. Since a subject like history touches the all aspects of life, efforts for preservation of such sources are made at all levels. So we should contribute to this effort. यहाँ पर एक पॉजिटिव मैसेज दिया गया है कि इस हिस्ट्री जो है एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे एस्पेक्ट्स को, हमारे लाइफ में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सब टच करता है। तो हमें हिस्ट्री प्रिजर्व करना चाहिए और हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो इसी के साथ में कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इस चैप्टर का एक्सरसाइज अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ मुझे बताइए और नोटिफाई कीजिए कमेंट्स के थ्रू। मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ सजेशन देना है तो वो भी बताइए। और एक्सरसाइज अगर चाहिए तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी और उसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर and thank you for watching this video. Keep studying, keep working hard.